वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी स्टेट बिहार कॉमर्स के एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके 2 जगह पर एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं और उनको अभी एग्ज़ाम आने वाले समय में देने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले आधिक्य अथवा कमी को अंतरित किया जाता है। द सरप्लस और डेफिसिट रिवील्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू। देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ कहा गया कि आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले आधिक्य अथवा कमी, यानी कि सरप्लस जो वहाँ पे आता है या डेफिसिट आता है तो उसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बी लाभ एवं हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी पूंजी खाते में यानी कि कैपिटल अकाउंट, और डी है पूंजी निधि खाते में कैपिटल फंड। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लाभ या हानि, जो भी सरप्लस या डेफिसिट होता है उसे हम कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ऐड या लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैर लाभकारी संगठन का आय तथा व्यय खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं क्या बनाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती हैं। तो ये गैर लाभकारी संगठन का आय तथा व्यय खाता क्या है, किस तरह का अकाउंट है? देखिए, वास्तविक खाता है यानी कि रियल अकाउंट, बी नामांकन खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, सी व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट है, और डी प्रतिनिधिक व्यक्तिगत खाता यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेज एंड लॉसेज बिल्कुल वैसे ही रखे जाते जैसे कि किसी ट्रेडिंग अकाउंट में या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक धर्मार्थ संस्था द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान की राशि को लिखा जाता है। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। याद रखिए, जो डोनेशन है तो डोनेशन 2 तरह का होता है कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, जनरल पर्पज के लिए होता है। जनरल पर्पज का अगर अमाउंट छोटा होता है तो कहाँ पे लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। लेकिन याद रखिए, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज है और उसका अमाउंट स्पेसिफिक है यानी कि बड़ा अमाउंट है, इसको हम कहाँ पर रखते हैं? ये एक तरह से लायबिलिटी की तरह हो जाता है, क्योंकि ये स्पेशल काम के लिए यूज होता है और लायबिलिटी साइड में हम इसे शो करते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या है? ए चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बी चिट्ठा के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, सी आय और व्यय लेखा के आय पक्ष में यानी कि इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डी आय और व्यय लेखा के व्यय पक्ष में, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज चिट्ठा के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभाग ने लागत प्लस 25% पर माल का अंतरण बी विभाग को किया। डिपार्टमेंटल अकाउंट से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें से 10,000 रुपये का स्टॉक बी विभाग में बच जाता है, अतः स्टॉक संचय की राशि हो गई डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स टू बी डिपार्टमेंट एट कॉस्ट प्लस 25%। आउट ऑफ इट स्टॉक ऑफ ₹10,000 रिमेन्स विद ₹10,000 विद बी डिपार्टमेंट, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व विल बी। देखिए क्या है कि ये जो ए डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट अपने यहाँ डिपार्टमेंट अकाउंट बनाएगा और जो गुड्स इन्होंने भेजा है वो किस पर है? कॉस्ट प्लस 25% पे भेजा है। अब आप बात ये समझिए कि जो गुड्स इन्होंने बी के यहाँ भेजा है, अब बी ने पूरा गुड्स अगर सेल नहीं किया है तो उनके यहाँ स्टॉक में ये कितने का गुड्स? 10,000 रुपीज़ का गुड्स उनके यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब इन्होंने जो भेजा है तो ये मान करके भेजा कि 100, माना कि कॉस्ट कितनी 100 और ये 25% यानी कि कॉस्ट हो गई 125। अब ए डिपार्टमेंट को ये मालूम है कि जो गुड्स उन्होंने 125 का भेजा है वो 125 पर 25% का प्रॉफिट उसमें इंक्लूड है, और इस तरह से अगर आप देखें तो इसका जो परसेंटेज होता है वो 20% होता है, जो कि इनके गुड्स में इनवाइस प्राइस पे 10,000 में इंक्लूड है। और इस तरह से अगर हम इसका, चूंकि जब उन्होंने सेल नहीं किया है तो अभी पूरी तरीके से ये कह नहीं सकते कि इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, और प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो इसके लिए इनको बनाना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व। किसको बनाना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व? ए कंपनी लिमिटेड को, यानी कि ए विभाग को बनाना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व कितने का बनेगा? इसी 10,000 के गुड्स का कितना परसेंट? ये 20% बनेगा। और इस तरह से जो राइट आंसर आएगा
2000। ठीक है, इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे आप क्लास में देख सकते हैं। क्लास में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में कराए जाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए कि अशुद्ध ऋण को विभागीय खाते में, अशुद्ध ऋण को विभागीय खाते में क्या करते हैं, बैड डेट्स इन डिपार्टमेंटल अकाउंट। ए, सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। चार्ज टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी, विभागों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है, डिवाइडेड इक्वली अमंग द डिपार्टमेंट। सी, देनदारों के आधार पर विभाजित किया जाता है, मतलब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटर्स अकाउंट। और डी, उधार बिक्री के आधार पर विभाजित किया जाता है, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, अशुद्ध ऋण को विभागीय खाते में डिपार्टमेंट के बीच में कैसे डिवाइड किया जाता है, विभागों के बीच में समान रूप से विभाजित किया जाता है, डिवाइडेड इक्वली अमंग द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाभ हानि खाते में प्रभारित ह्रास की राशि प्रतिवर्ष बदलती रहती। किस ऐसे मेथड में ऐसा होता है कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो प्रतिवर्ष बदलती रहती। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन में मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट एक ही साल दर साल एक ही होती है। लेकिन जो दूसरा मेथड होता है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। उसमें क्या होता है कि पर ईयर जितनी भी कॉस्ट बचती है उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, फिर डेप्रिसिएशन के घटाने के बाद फिर जो वैल्यू बचती है उस पर डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, स्थायी किस्त पद्धति में, वार्षिकी पद्धति में, क्रमागत ह्रास पद्धति में, बीमा पॉलिसी पद्धति में, इंश्योरेंस फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, बी एन्युटी मेथड, सी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डी इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दैट इज क्रमागत ह्रास पद्धति में ऐसा होता है कि हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पट्टेदार का लघुकार को वसूल करने का अधिकार का संबंध होता है। द लेसीज राइट टू रिकवर द शॉर्ट वर्किंग इज रिलेटेड टू। ऑप्शन देखिए, कहते हैं पट्टेदार कौन होता है, तो पट्टेदार जिसने पट्टे पर स्वामी से, लैंडलॉर्ड से कोई भी असेट को ले रखा है रॉयल्टी के लिए, ठीक है, उसके बदले में क्या पे करेगा, रॉयल्टी पे करेगा। और अब कहते हैं कि ऐसा वसूल करने का अधिकार का संबंध होता कैसा, प्रथम 5 वर्षों में फर्स्ट 5 ईयर, बी अंतिम 3 वर्षों में लास्ट 3 ईयर, सी ठहराव की शर्तों के अनुसार टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो याद रखिए कि रॉयल्टी की कंडीशन में पट्टेदार और स्वामी लैंडलॉर्ड के बीच में जो भी टर्म्स एंड एग्रीमेंट होता है उसी के हिसाब से ही रिकूपेबल अमाउंट यानी कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, ठहराव की शर्तों के अनुसार टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूस्वामी की पुस्तकों में न वसूल हुई लघुकार राशि को इन द बुक्स ऑफ द लेसर शॉर्ट वर्किंग इरिकवरेबल आर टू बी। देखिए यहाँ पर दो बातें मेन है, एक तो भूस्वामी यानी कि लैंडलॉर्ड की बुक में हम क्या करेंगे, और दूसरी बात रिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग का मतलब ऐसी शॉर्ट वर्किंग जो रिकूप्ड ना हो पाई हो अब तक में। तो क्या है भाई, भविष्य में तो ऐसा ही होगा ना कि उसको इन फ्यूचर में रिकूपेबल होगी वो अमाउंट, तो इस हिसाब से माना जा रहा है कि अभी नहीं हो पाई है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है। ऑप्शन देखिए, ए लाभ हानि खाते में क्रेडिट करते, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी लाभ हानि खाते में डेबिट करते, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी व्यापारिक खाते में क्रेडिट करते, क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डी लघुकार खाते में क्रेडिट करते, क्रेडिटेड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो कहते हैं कि शॉर्ट वर्किंग अगर इरिकवरेबल है ना, कि भूस्वामी की पुस्तकों में ना वसूल हुई लघुकार राशि को कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, लघुकार खाते में क्रेडिट करते हैं, क्रेडिटेड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब लघुकार राशि उप पट्टेदार द्वारा वसूल की जाती तो खाता डेबिट किया जाता। देखिए पट्टेदार होता मेन लेसी, और लेसी ने किसी और को दे रखा है पट्टे पे जमीन, जैसे कि जमीन उसने खुद पे लिया है पट्टे पे और उसने फिर किसी और को दे दिया है। तो देखिए जो लैंड लॉर्ड होता है, लैंड लॉर्ड के लिए चाहे वो उप पट्टेदार से मिले वो मेनली ट्रीट करेगा मेन लेसी को ही, ठीक है, कि लेसी को हम जानते हैं तो बाकी और उसके पट्टेदार कितने उससे कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन देखिए क्या है, पट्टेदार का खाता लेसीज अकाउंट, बी लघुकार खाता शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, सी लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी उपरोक्त कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि शॉर्ट वर्किंग जब रिकवर्ड होते आर टू बी रिकवर्ड बाई सब लेसी द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज पट्टेदार का खाता, यानी कि लेसी के अकाउंट को ही
लैंडलॉर्ड डेबिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनतम किराया इस नाम से भी जाना जाता है, मिनिमम रेंट इज आल्सो नोन। मिनिमम रेंट क्या होता है? लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि जिसको रॉयल्टी के लिए कि प्रोडक्शन के साथ में रॉयल्टी उसके साथ में संबंधित होती है कि जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से रॉयल्टी लेसी के द्वारा लेसर को यानी कि लैंडलॉर्ड को पे करी जाती है। लेकिन एक कंडीशन ये भी रखी जाती है इन केस कि लेसी यानी कि पट्टेदार कोई कोशिश ही नहीं करता, काम ना करे ही ना, तो ऐसी कंडीशन में लैंडलॉर्ड के द्वारा एक अमाउंट फिक्स करी जाती कि इतनी अमाउंट आपको देनी ही देनी है। उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं? मिनिमम रेंट बोलते हैं। अब इस मिनिमम रेंट के कई नाम हो सकते हैं जिनमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा नाम है। तो ऑप्शन देखिए, आवश्यक किराया कंपलसरी रेंट है, बी मृत किराया यानी डेड रेंट है, सी कोई किराया नहीं नो रेंट है, डी पूर्ण किराया फुल रेंट है। तो जो इसका दूसरा नाम है वो है मृत किराया, बी इज द राइट आंसर, डेड रेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकार शुल्क बराबर होता है। अधिकार शुल्क का मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी टेंजिबल असेट्स होती हैं यानी कि जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन सब के बदले में इसको यूज करने के बदले में क्या होते हैं जनरली लिया जाता है, उसको बोलते हैं रेंट। तो रेंट टेंजिबल के लिए होता है। अब रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी दोनों के लिए होता है। अधिकार शुल्क यानी कि हमने कोई संपत्ति आपको दी, यानी कि स्वामी ने कोई संपत्ति दूसरे को दिया और उसको यूज करने के बदले में, इस अधिकार को देने के बदले में जो शुल्क उससे चार्ज किया, इसी को बोलते हैं अधिकार शुल्क यानी कि रॉयल्टी। तो रॉयल्टी और रेंट में फर्क क्या होता है कि रेंट जो है वो टेंजिबल असेट पर ही चार्ज किया जाता है, जबकि रॉयल्टी टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल असेट पर। आप देखिएगा कि कोल माइंस पर भी होता है, ऑयल वेल्स पर भी रॉयल्टी चार्ज की जाती है, इवन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब पर भी की जाती है। तो ये दोनों में फर्क होता है। आप बात कहते हैं कि अधिकार शुल्क किसके बराबर होता है ना? रॉयल्टीज आर इक्वल टू, तो ऑप्शन देखिए, न्यूनतम किराया प्लस लघुकार राशि यानी कि मिनिमम रेंट प्लस शॉर्ट वर्किंग, और बी है न्यूनतम किराया माइनस लघुकार राशि मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग, सी न्यूनतम किराया माइनस न्यूनतम किराया रेंट माइनस मिनिमम रेंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो देखिए, रॉयल्टी कहाँ पर जनरेट होती? जो मिनिमम रेंट है वो एक अमाउंट फिक्स होती कि भाई इससे कम तो हम नहीं लेंगे। अब उससे कम अगर आ रहा है कुछ भी, यानी कि शॉर्ट वर्किंग अगर कोई हो रही है, जैसे 4000 का मिनिमम रेंट है लेकिन 1000 की कमी आ रही, तो इसका मतलब साफ है कि 3000 रॉयल्टी होगा। तभी तो 3000 रॉयल्टी के होने की वजह से 1000 की शॉर्ट वर्किंग आ रही, क्योंकि मिनिमम रेंट 4000 है। तो इस तरह से जो इसका अगर हम देखें कि मिनिमम रेंट अगर 4000 है और 1000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग है, तो जाहिर सी बात है कि रॉयल्टी कितना है? रॉयल्टी 3000 रुपए है। अब रॉयल्टी कम इसलिए है क्योंकि मिनिमम रेंट है ज़्यादा। तो ये एक ऐसा फार्मूला जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं रॉयल्टी को, या कह सकते हैं कि रॉयल्टी इसके बराबर होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देनदार विधि में शाखा खाता। देखिए, ये जो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के कई मेथड हैं, जिनमें से डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, होलसेल ब्रांच मेथड और अलग फॉरेन ब्रांच, तो कई तरह से बनाए जाते, कई मेथड्स दिए हुए जिनको हम डिटेल्स में क्लास में डिस्कस करते हैं और एक एक को पढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि देनदार विधि में शाखा खाता होता है, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज। ऑप्शन देखिए, वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट है, बी व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, सी नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, डी ये सभी। तो पूछा गया कि देनदार विधि में ये जो शाखा खाता यानी ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है, ये कौन सा अकाउंट होता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है कि ये नाम मात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल विक्रय 3 लाख रुपए और नगद विक्रय 2 लाख रुपए, देनदारों से प्राप्त 12000 और अप्राप्त ऋण 3000 रुपए, विक्रय वापसी 20000 रुपए, देनदार बताइए। देखिए, ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर में ये जो अब डेटर्स पूछ रहा, तो हमें इसके लिए प्रिपेयर करना होगा डेटर्स अकाउंट या टोटल डेटर्स अकाउंट। अब देखिए, यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं कि टोटल सेल्स 3 लाख, कैश सेल्स 2 लाख, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 12000, बैड डेट 3000, सेल्स रिटर्न 20000, डेटर्स विल बी। तो आइए एक छोटा सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट या डेटर्स अकाउंट कह सकते हैं, टोटल डेटर्स अकाउंट या डेटर्स अकाउंट। अब जैसा कि आप जानते हो कि डेटर्स का संबंध किससे होता है?
डेटर्स का संबंध होता है क्रेडिट सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी दे रखी, 3 लाख की, लेकिन जैसा कि हमने कहा डेटर का संबंध होता है क्रेडिट सेल से यानी कि उधार बिक्री से। नगद बिक्री 2 लाख है तो क्रेडिट सेल्स यानी उधार बिक्री कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट क्रेडिट सेल्स। क्या लिखेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स। अब नेट क्रेडिट सेल्स जाहिर सी बात है कि 1 लाख होगी, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम है लेकिन आप समझ सकते हैं ये 1 लाख रुपए। अब इसके बाद में देखिए देनदारों से प्राप्त रोकड़ है। अगर डेटर से कैश रिसीव्ड होगी तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो बाई कैश यहाँ पे आएगा, आप लिखेंगे बाई कैश और यहाँ पर अमाउंट जो लिखेंगे कैश रिसीव्ड है 12,000, ठीक है, 12,000 का अमाउंट लिख लिया। उसके बाद देखिए अप्राप्त ऋण है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैड डेट्स और बैड डेट्स में जो अमाउंट लिखेंगे वो कितना है, 3,000 रुपीज़ है। फिर नेक्स्ट देखिए लास्ट में सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न होगी तब भी जनरल एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर बाई सेल्स रिटर्न लिखेंगे और अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट इज 20,000। तो आप देखिए कि अब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे और जब बैलेंस करेंगे तो ये देखिए 1 लाख हो गया, 1 लाख यहाँ पर भी लिख लेंगे 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख में से माइनस कितना करेंगे, देखिए ये 12 और 3 15 यानी कि 15 और प्लस 20 35,000 हो जाएगा। तो बैलेंस हमारा जो कैलकुलेट हो करके आ रहा वो आएगा 65,000। तो ये जो क्लोजिंग डेटर्स की बात करें कि डेटर्स कितने के होंगे, तो क्लोजिंग डेटर्स कितने के होंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज 65,000 यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, विदेशी शाखा के मुख्य कार्यालय के शेष को किस दर से बदला जाता है। देखिए फॉरेन ब्रांच का ये क्वेश्चन है कि अगर एक ब्रांच यानी कि हेड ऑफिस आपका इंडिया में हो सकता है और ब्रांच उसकी फॉरेन में हो सकती है, या जस्ट वाइस वर्सा यानी ठीक अपोजिट भी हो सकता है कि फॉरेन में हेड ऑफिस हो और ब्रांच इंडिया में हो, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं कि बाई व्हाट रेट द बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट इज कन्वर्टेड इन ब्रांच, विदेशी शाखा के मुख्य कार्यालय के शेष को किस दर से बदला जाएगा। तो शेष को, बैलेंस को किस दर से, तो देखिए ए प्रारंभिक दर यानी ओपनिंग रेट, बी औसत दर क्लोजिंग रेट, सी अंतिम दर एवरेज रेट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ तक प्रारंभिक दर का सवाल है या अंतिम दर का सवाल है तो ये असेट्स और लायबिलिटीज के लिए ओपनिंग रेट ओपनिंग एसेट्स के लिए, क्लोजिंग एसेट्स के लिए क्लोजिंग रेट लगाया जाता है। औसत दर का यूज करा जाता है जनरली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो आइटम्स होते हैं उनको चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बात करी गई कि शेष कार्यालय के शेष को किस दर से बदला जाता, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, दैट इज उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक शाखा की नगद तथा उधार बिक्री क्रमशः 5,000 रुपये और 10,000 रुपये। ये भी देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। एक शाखा की नगद तथा उधार बिक्री क्रमशः 5,000 तथा 10,000 है और देनदारों से 10,000 रुपये की राशि वसूल की गई। देनदार विधि के अंतर्गत यानी डेटर मेथड के अंतर्गत शाखा खाते में राशि क्रेडिट की जाएगी, कितना अमाउंट शो करेंगे वहां पर। द कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ ए ब्रांच आर 5,000 10,000 रिस्पेक्टिवली। द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स इज 10,000। अंडर डेटर सिस्टम द अमाउंट क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट विल बी, डेटर सिस्टम में कितना अमाउंट ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करा जाएगा। तो याद रखिए देखिए क्या है कि जब भी हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं डेटर मेथड से तो वहां पर हम डेटर्स को लिखते हैं और डेटर्स में क्या लिखते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखते हैं, और या कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या जो कि कैश सेल्स होती वही लिखते हैं बाई कैश में। तो देखिए क्या लिखेंगे, हमने ये एक प्रोफार्मा बनाया है जिसमें कि सिर्फ एक अकाउंट को यानी कि एक एलिमेंट को हम दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश। अब देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो होगा कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन कितना हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ ब्रांच आर 5,000 10,000 दिया और अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर तो ये 10,000 हो गया, कितना हो गया 10,000 हो गया। और कैश सेल्स की अगर बात करें तो कैश सेल्स यहाँ पे लिखते हैं और वो है 5,000, तो इसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000। अब जैसा कि कहा गया कि कौन सा अमाउंट इसमें क्रेडिट किया जाएगा तो अमाउंट ये 15,000 का आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर यानी कि 15,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम स्टॉक से संबंधित स्टॉक संचय दिखाया जाता है, स्टॉक रिजर्व इन रिलेटिंग टू क्लोजिंग स्टॉक अपीयर। देखिए क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जो ब्रांच अकाउंट में या डिपार्टमेंटल अकाउंट में, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में दिखाया था और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे दिखाया जाता, क्रेडिट साइड में दिखाया जाता। ये स्टॉक रिजर्व क्या होता है कि जब ये ब्रांच के द्वारा यानी कि हेड ऑफिस के द्वारा ये अकाउंट बनाया जाता है ब्रांच अकाउंट, और हेड ऑफिस को ये मालूम है कि कुछ गुड्स ऐसा है जो कि स्टॉक के रूप में ब्रांच के पास पड़ा है और इस गुड्स को हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कि इनवाइस प्राइस पे, बीजक मूल्य पे भेजा था। अब जो बीजक मूल्य पर जो गुड्स भेजा गया है, ब्रांच के पास गुड्स पड़ा हुआ है जो क्लोजिंग स्टॉक, तो उस स्टॉक पर जब वो स्टॉक में पड़ा है, जब गुड्स सेल नहीं हुआ है, तो ब्रांच ने यानी कि हेड ऑफिस ने उसको अर्न भी नहीं किया होगा उस प्रॉफिट को। तो इसके लिए एक मेथड अप्लाई किया जाता है कि हेड ऑफिस अगर ब्रांच के अकाउंट अपना प्रिपेयर कर रही है तो उसे तो मालूम होता है ना कि जो ब्रांच के पास में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसमें प्रॉफिट कितना इन्वॉल्व है। इसके लिए अकाउंट में क्या करते हैं कि जस्ट अपोजिट, मतलब अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है डेबिट साइड में तो उसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड में बनता है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक है जो कि क्रेडिट साइड में अपीयर हो रहा है तो उसका स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड में जस्ट अपोजिट दिखाई पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पूछा गया कि अंतिम स्टॉक से संबंधित स्टॉक संचय यानी कि दिखाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन ए शाखा खाते के डेबिट पक्ष में ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट, बी शाखा खाते के क्रेडिट पक्ष में ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट, सी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शाखा खाते के डेबिट पक्ष में ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत विक्रय में क्या हस्तांतरित होता है, व्हाट इज ट्रांसफर्ड इन सेल अंडर हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत इंस्टॉलमेंट पर, यानी कि पहले क्या होता है कि कुछ डाउन पेमेंट करा जाता है परचेजर के द्वारा वेंडर को, और उसके साथ ही उसकी इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दी जाती है, जिस पद्धति के अंतर्गत गुड्स का या फिर किसी असेट को परचेज कर सकते, असेट का परचेज किया जाता है परचेजर यानी बायर के द्वारा, किससे, वेंडर से। अब देखिएगा जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज ट्रांसफर्ड इन द सेल ऑफ अंडर हायर परचेज सिस्टम, तो यहां पर हम आपको बताते चलें कि जब भी हायर परचेज की बात हो तो आप एक चीज माइंड में रखिएगा कि गुड्स का पोजीशन तो दे दिया जाता है बायर को, लेकिन जब तक कि लास्ट पेमेंट नहीं हो जाता है बायर के द्वारा वेंडर को, तब तक ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करी जाती, स्वामित्व का जो है हस्तांतरण नहीं होता है। तो यहां पर ऑप्शन देखिए कि क्या हस्तांतरित होता है पूछा गया है, हमने क्या कहा, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, लेकिन गुड्स का पोजीशन तो दे दिया जाता है, गुड्स का अधिकार तो दे दिया जाता है कि भाई ले जाइए आप यूज करिए, लेकिन मालिक तब तक नहीं बनोगे जब तक कि आखिरी किस्त ना हमको वसूल करके आप दे दें। तो ऑप्शन देखिए स्वामित्व यानी कि ओनरशिप, बी अधिकार यानी कि पोजीशन, सी स्वामित्व एवं अधिकार ओनरशिप एंड पोजीशन, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि अधिकार का हस्तांतरण हो जाता है लेकिन स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता माल का स्वामी बन पाता, उसी क्वेश्चन का क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडर हायर परचेज सिस्टम द बायर बिकम्स द ओनर ऑफ गुड्स व्हेन, कब होता है, जब समझौता करता, क्या कह रहे हैं कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्रेता यानी परचेजर माल का स्वामी कब बन पाता है। ऑप्शन देखिए, वो समझौता जब कर लेता है ऑन एग्रीमेंट, बी वो तुरंत भुगतान कर देता ही मेक्स डाउन पेमेंट यानी कि तुरंत भुगतान का मतलब स्पॉट पेमेंट यानी कि जिसको कहते हैं डाउन पेमेंट, और सी वो पूर्ण भुगतान कर देता ही मेक्स फुल पेमेंट, डी इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए ओनर तभी बनेगा जब वो पूर्ण भुगतान कर देगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किराया क्रय पद्धति में ह्रास किस पर काटा जाता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो भी असेट परचेजर के द्वारा लाई जाती है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो कहते हैं कि किस वैल्यू पर चार्ज किया जाएगा, ऑप्शन देखिए रोकड़ मूल्य पर, कैश प्राइस पर, बी
किराया क्रय मूल्य पर हायर परचेज प्राइस सी, किराया क्रय मूल्य माइनस सुपुर्दगी के समय जो भुगतान, मतलब कि हायर परचेज सिस्टम में से, हायर परचेज प्राइस में से जो डाउन पेमेंट उस टाइम पे दिया है उसको माइनस कर देंगे। डी की कोई ह्रास नहीं होगा, कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया जाएगा। तो इन सब में राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर कि हमेशा कैश प्राइस पर ही चार्ज किया था, रोकड़ मूल्य पर। तो राइट आंसर होगा ए, दैट इज कैश प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्त पद्धति के अंतर्गत संपत्ति खरीदने पर क्रेता की पुस्तकों में कौन सी प्रविष्टि की जाती है? ध्यान दीजिए, व्हाट एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ परचेजर, बायर की बुक्स में क्या जनरल एंट्री करी जाती, कहां पर करें? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम दो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट, लेकिन बेसिक डिफरेंस समझिएगा क्या है कि हायर परचेज सिस्टम की जब भी बात होती है तो यहां पर गुड्स ट्रांसफर कर दिया जाता है डाउन पेमेंट के बाद, लेकिन स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। जबकि जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड यानी कि किस्त किराया पद्धति जिसको बोलते हैं, किस्त पद्धति जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे ही गुड्स का ट्रांसफर होता है तो जो बायर है, परचेजर यानी कि जो क्रेता है, उसका गुड टाइटल हो जाता है। उससे कभी भी विक्रेता उस गुड्स को छीना नहीं सकता, उसका पजेशन नहीं कर सकता है। सिर्फ उसके हाथ में क्या होता है, अगर एक चीज उसके हाथ में होता है कि वो उसके जो पेमेंट है, जो अनपेड अमाउंट, उसके लिए वो स्यू कर सकता है, उसके लिए डैमेजेस के लिए, अदर जो भी अमाउंट बाकी, उसके लिए मुकदमा कर सकता है, लेकिन कभी भी गुड्स को पजेशन नहीं कर सकता। जबकि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, गुड्स को रिपजेस करने का, छीनने का अधिकार होता है किसका? वेंडर का। तो यहां पर जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री देखिए क्या होगी, व्हाट एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ परचेजर व्हेन असेट इज परचेज्ड अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ऑप्शन देखिए, असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू वेंडर अकाउंट हो जाएगी, या कैश अकाउंट डेबिट होगी टू वेंडर अकाउंट, या फिर डेबिट करेंगे असेट अकाउंट को इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को, या टू वेंडर हो जाएगी। और डी है असेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट, और क्रेडिट किसको कर रहे हैं? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और टू कैश अकाउंट को। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू वेंडर हो जाएगा। असेट की वैल्यू डेबिट करेंगे जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा जिसके अंदर में कैश प्राइस, और प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे वेंडर अकाउंट को। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस्त भुगतान पद्धति के पक्षकार होते हैं? हायर परचेज सिस्टम नहीं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पक्षकार कौन से होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, किराया क्रेता तथा किराया विक्रेता, हायर वेंडर एंड हायर परचेजर, क्रेता तथा विक्रेता बायर एंड सेलर, सी पट्टेदार तथा भूस्वामी लेसी एंड लेसर, और डी भूस्वामी तथा उपट्टेदार लैंडलॉर्ड एंड सब लेसी। तो देखिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो पार्टीज होती वो है क्रेता तथा विक्रेता सिंपली। तो बी विल बी द राइट आंसर, बायर एंड सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक मशीन का किराया क्रय मूल्य 30,000 रुपए है। किराया क्रय मूल्य का मतलब हायर परचेज प्राइस कितना इसका? 30,000 है, एंड कैश प्राइस उसका 24,000। द फुल प्राइस शैल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इनको प्राइस को पेड करना है। आप समझिएगा, फुल अमाउंट का मतलब हो गया 30,000 है, तो 10-10 हज़ार की 3 किस्तें होंगी। लेकिन याद रखिए कि किस्त तो बराबर है, लेकिन उसके अंदर का जो अमाउंट है प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट होता है ना, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होता है। तो कैश प्राइस तो सेम हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट सेम नहीं हो सकता कि हर एक इंस्टॉलमेंट 10-10 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट तो तीनों बराबर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा गया कि संपूर्ण मूल्य का भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में होना है। तो द्वितीय किस्त का ब्याज बताइए कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा। तो पहले समझिएगा कि अगर हायर परचेज प्राइस 30,000 है, ठीक है, और इसका कैश प्राइस 24,000 है, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 6,000 होगा। ये चीज़ पहले आप क्लियर कर लीजिए कि इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है? हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर लिखा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फिर लिखा थर्ड इंस्टॉलमेंट। 3 चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद फिर देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हमने 3, 2,
और 1, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट है। अब इसका हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो अब इनका सबका टोटल करिए कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 और ये हो जाएगा 3/6, फिर हो जाएगा 2/6 और 1/6। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर कितना था, 6000, तो इस 6000 के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसी रेशियो में। तो 6000 इंटू 3/6 करेंगे, फिर 6000 इंटू 2/6 करेंगे और फिर 6000 इंटू 1/6 करेंगे। तो इंटरेस्ट का अमाउंट देखिए सब पे वेरी कर रहा है। पहले वाले का जो आंसर आ रहा है वो कितना है, ये हो जाएगा 3000, और दूसरे वाले का अमाउंट का कितना है, दूसरे इंस्टॉल पे 2000 और ये 1000। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखिए, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, पहले इंस्टॉलमेंट पे तो 30,000 रुपये बाकी रहा, जब 10,000 की पहली किस्त दे देंगे तो 20,000 रहेगा ना, तो उस 20,000 पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उसके बाद फिर एक और पेमेंट हो जाएगी तो 10,000। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और इस तरह से देखा आपने कि कैसे हमने इन सबको कैलकुलेट किया। स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे लिख दिया गया वैल्यू। तो सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कितना होगा वैल्यू, तो 2000 हो जाएगा यहाँ पर 2000, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि ब्याज की राशि से क्रेता क्रेडिट करता है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय द बायर टू। ऑप्शन देखिए, ए ब्याज खाता इंटरेस्ट अकाउंट, बी विक्रेता खाता को वेंडर अकाउंट को, सी संपत्ति खाता असेट अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ब्याज की राशि से क्रेता क्रेडिट करता, क्रेता का मतलब बायर यानी कि परचेजर इंटरेस्ट अकाउंट से किसको क्रेडिट करेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसको क्रेडिट करेगा, वेंडर को करेगा, यानी विक्रेता के खाता को क्रेडिट करेगा। तो ब्याज के खाता से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट जनरल एंट्री होगी, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है किसके लिए, परचेजर के लिए, और उसको किसको पे करना होता है, विक्रेता को, यानी कि वेंडर को पे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता अपने खाते निम्नलिखित विधि से रख सकता है। इन हायर परचेज सिस्टम हायर बायर कैन मेंटेन हिज अकाउंट्स अंडर। हायर बायर यानी कि परचेजर अपने अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए, संपत्ति उपार्जन विधि असेट अक्रूवल मेथड, बी संपूर्ण नगद मूल्य विधि टोटल कैश प्राइस मेथड, सी दोनों में से कोई भी विधि एनी ऑफ द टू मेथड, और फिर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, दोनों में से कोई भी विधि, यानी कि टोटल एसेट मेथड या एसेट एक्रूवल मेथड या टोटल कैश प्राइस मेथड, दोनों में से किसी से भी वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गार्नर बनाम मरे का नियम कब लागू हुआ। देखिए डिसोल्यूशन से रिलेटेड है गार्नर और मरे, यानी कि सन 1903 की बात है। 1903 में दो ऐसे 3 पार्टनर थे, कौन कौन होते थे वहां पर, गार्नर, मरे और तीसरा पार्टनर था विल्किंस। इन तीनों में क्या हुआ था कि विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गया था। अब वहां पर जब भी क्रेडिटर्स ने उन्हें परेशान करना शुरू किया, यानी कि पेमेंट मांगना शुरू किया, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर के पास तो कुछ बचा नहीं था। तो फिर ये हुआ कि भाई इसका पेमेंट कौन करेगा। अब पेमेंट कौन करेगा, ये मामला कोर्ट में चला गया। तो वहां पर जब देखा गया कि विल्किंस की पोजीशन ऐसी कि उससे कुछ रिकवरी नहीं हो सकता है, तो कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो भी पार्टनर सॉल्वेंट होंगे वो अपनी कैपिटल रेशियो में जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा उसका जो लॉस है उसकी भरपाई करेंगे। तो देखिए तब से ये नाम पड़ गया इसका गार्नर बनाम मरे का। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए गार्नर बनाम मरे का नियम कब लागू हुआ, तो अभी जैसा कि हमने बताया कि सन 1903 में, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गार्नर बनाम मरे के नियम में दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोधक्षम साझेदार किस अनुपात में बांटते हैं। तो डिफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन विच रेशियो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गार्नर वर्सेज मरे। तो ऑप्शन देखिए, बराबर अनुपात में इक्वल रेशियो, बी पूंजी अनुपात में कैपिटल रेशियो, सी लाभ हानि विभाजन अनुपात में प्रॉफिट एंड लॉस डिवीजन रेशियो, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जैसा कि अभी हम बता चुके हैं आपको कि कैपिटल रेशियो में पूंजी अनुपात में इसे बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गार्नर बनाम मरे के नियम में जो भी फर्म थी उसमें तीसरे साझेदार का क्या नाम हुआ। तो साझेदार 3 थे, गार्नर और मरे, और तीसरा जो पार्टनर था वो नाम था विल्किंस। तो ऑप्शन देखिए, हु वाज द थर्ड पार्टनर इन द गार्नर वर्सेज मरे फर्म, डेविड, हेनरी फोर्ड
और मार्कविंग और विल्किंस, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस साझेदारी की संपत्ति कम हो तथा दायित्व अधिक हो वो कहलाता द पार्टनर हुज एसेट इज लेस एंड लायबिलिटी, जिसकी लायबिलिटी देयता ज्यादा हो जाए और उसकी एसेट हो जाए कम, तो उस पार्टनर को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, बेईमान साझेदार डिसऑनेस्ट पार्टनर, बी दिवालिया साझेदार इंसॉल्वेंट पार्टनर, सी पागल साझेदार लुनेटिक। देखिए लुनेटिक शब्द का मतलब क्या होता है, ये लॉ में बहुत ज्यादा यूज होता है। लुनेटिक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो किसी समय पर तो एकदम बढ़िया से यानी कि पूरी तरह से हेल्दी होता है और किसी टाइम पर हो जाता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो पागल टाइप का हो जाता है, तो उसको लुनेटिक बोलते हैं। यानी कि अनसाउंड माइंड पूरी तरह से नहीं होता है, टाइम टाइम के इंटरवल पर होता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस साझेदार की संपत्ति कम हो दायित्व तो अधिक हो जाए तो इस साझेदार को क्या बोलते हैं? दिवालिया साझेदार यानी कि इंसॉल्वेंट पार्टनर। और गार्नर बनाम मरे का नियम किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, अमेरिका और बी भारत और इंग्लैंड और चीन। तो जैसा कि हमने बताया कि 1903 में ये इंग्लैंड में हुआ था, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, इंग्लैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते की हानि को बांटा जाता है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ। ऑप्शन देखिए, पूंजी अनुपात में, बी बराबर बराबर, सी लाभालाभ अनुपात में, डी इनमें से कोई नहीं, कैपिटल रेशियो, इक्वल रेशियो इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, डी नन ऑफ दी। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसका राइट आंसर है सी, दैट इज लाभालाभ अनुपात में। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अब आज की एक जरूरी इंफॉर्मेशन, जैसा कि आपने देखा कि इन दो जगहों पर जिन भी कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम कैंसिल हुए तो उन्हें एग्ज़ाम देने हैं। पहले क्या था कि जब कम समय के अंदर में एग्ज़ाम की सिलेबस में चेंजेस आए थे तो हमने उस टाइम पर भी मैक्सिमम यानी कि क्लासेज अपनी ड्यूरेशन बढ़ा करके उस सिलेबस को कवर किया था। अभी जब दोबारा एग्ज़ाम होने वाले हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कि तब पूरी तरह से इतना टाइम नहीं मिल पाया था कि उसको हम डिटेल में स्टडी कर पाएँ, लेकिन अभी आपके पास समय है उन कैंडिडेट्स के लिए, तो जाहिर सी बात है कि सिलेबस तो सेम ही है। आपको प्रयास करना है कि आप इस एग्ज़ाम को लास्ट टाइम पर, और ये आपके लिए लास्ट टाइम मैंने वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि ये आपका आखिरी मौका है, तो इस आखिरी मौके में आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए बचे हुए समय पर हमारे पास जो आपके लिए है वो दो रास्ते हैं। पहला कि अगर आपको लगता है कि अभी बिल्कुल तैयारी आपकी नहीं हुई है और आपको ये मौका मिल गया है तो आप हमारे यहाँ पर कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि 2499 कोर्स था, आज की डेट पर 999 रुपए का ये कोर्स है। दूसरा ऑप्शन ये है उन लोगों का जिन्होंने प्रिपरेशन तो करी थी लेकिन एज ए टेस्ट उन्होंने नहीं लिया था कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते। जैसा कि आपने अभी हमारी प्रैक्टिस सेट में देखा कि ऐसे इन क्वेश्चन इंक्लूड किए गए जो कि एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं और आपको उनकी क्वालिटी से अंदाजा लग रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए दूसरा हमारे पास में सिस्टम है और वो है टेस्ट सीरीज का। ये टेस्ट सीरीज मात्र 200 रुपए में उपलब्ध है, आप इनको अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में 5 टेस्ट सीरीज लगाई गई हैं जिनमें कि कॉमर्स के जो भी सिलेबस है पूरे सारे क्वेश्चन मैच किए गए हैं और इनको कुछ अपडेट भी किया जा रहा है, क्योंकि जब एग्जाम दोबारा है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत हम लोग इस प्रयास में है कि अब और कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। और आपको हम बताते चले कि जिन भी लोगों ने विश्वास किया था और इन टेस्ट सीरीज को परचेज किया था या कोर्स लिया था, तो मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी है कि उन लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे, वो काफ़ी हमारे यहाँ से संतुष्ट रहे और उन्होंने अदर कोर्सेज में भी, यानी कि जैसे अभी आप देख रहे हो झारखंड हो गया है या फिर आने वाले समय में एमपी सेट हो गया है, इन तरह के एग्जाम्स में भी उन लोगों ने कोर्सेज में इंटरेस्ट लिया है। बहरहाल ये था हमारे इस प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज और कोर्स के बारे में। तो अब बढ़ते हैं कि ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है, आप इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में ओपन करेंगे और आप पहुंच चुके होंगे होम स्क्रीन पर।
होम स्क्रीन के पास में आप देखेंगे बैचेज का ऑप्शन आएगा और बैचेज के बाद आप जाएंगे स्टोर पे। स्टोर पर जाने के बाद में आपको नज़र आएगा स्टेट बिहार कॉमर्स 2023। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपको बाई नाउ का ऑप्शन। बाई नाउ के ऑप्शन पर जा करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग अवर कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.